Okay, so let's start with our first session of BHF. It's already too late. Start करने से पहले I bow down in front of Dr. Samuel Hahnemann, जिन्होंने इस beautiful science को invent किया और it is definitely a gift for all of us and a gift to humanity. So I thank you, Master, for this noble and incredible gift to the humanity. And next, I bow down in front of these three gurus. These are my biggest inspiration. और मैं आज जो भी होम्योपैथी में थोड़ा बहुत भी कुछ जानता हूँ वो सिर्फ इन तीनों की बदौलत है। जो भी मुझे आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग या होम्योपैथी के बारे में नॉलेज है, जितना अभी मैं जान पाया हूँ अभी तक, और मैं सोचता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत है। इनकी टीचिंग्स और ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज मैं इतना यहाँ तक आ पाया हूँ और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ पाया है कि मैं आप सबके सामने ये सब प्रेजेंट कर पाऊँ। So I thank you, my all the gurus, for their blessings and teachings. Thank you. Okay, so now let's start with the session of Lachesis buteus. Come to its introduction. इसका कॉमन नेम है, हम सब जानते हैं, साउदर्न अमेरिकन बुशमास्टर, और इसको हम सुरुकुकू स्नेक से भी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका नाम ना लैकेसिस ब्यूटस है, तो उसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है कि ये जो लैकेसिस का स्नेक है ना, ये बिल्कुल रेटल स्नेक जैसा दिखता है, लेकिन जब ये अपनी पूंछ को ऐसे रैटल करता है ना, तो उसमें से कोई साउंड नहीं आता। तो ग्रीक में म्यूट का मतलब होता है म्यूटस, तो हेंस इसका नाम है लेकेसिस म्यूटस। म्यूटस मतलब नो साउंड, क्योंकि टेल ऐसे रैटल करता है रेटल स्नेक की तरह, लेकिन कोई साउंड नहीं है, इसीलिए इसको डम्ब रेटल स्नेक भी कहा जाता है। डम्ब क्यों? क्योंकि कोई आवाज नहीं है। तो ऐसी इसके बहुत सारे जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल अपीयरेंस है, बिल्कुल रेटल स्नेक जैसा है, और टेल भी वैसे ही रेटल करता है, लेकिन देयर इज नो साउंड, हेंस म्यूट। सो लेकेसिस म्यूटस और डम्ब रेटल स्नेक। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है होम्योपैथिक लिटरेचर में कि इट वाज फर्स्ट प्रूव बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ऑन 18 जुलाई 1828। और फर्दर उनके फेलो जो स्टूडेंट्स थे, उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने इसको फर्दर प्रूव किया। बट डॉक्टर हेरिंग ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई इसकी प्रूविंग के दौरान। उनका लेफ्ट आर्म पैरालाइज्ड हो गया फॉर फॉर हिज होल लाइफ। मतलब जैसे जैसे लिटरेचर में लिखा है कि जैसे जैसे वो हाई पोटेंसी के साथ प्रूविंग कर रहे थे अपने ऊपर, उनका लेफ्ट आर्म जो है, लेफ्ट हाथ जो है, वो पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गया। और यही नहीं, डॉक्टर हेरिंग ने जब लेकेसिस को लोएस्ट डोज में प्रूव करना स्टार्ट किया, जब उन्होंने लोएस्ट डोजेस को प्रूव किया, क्रूड इसके सब्सटेंस को प्रूव किया, तो वो डिलीरियस और अनकॉन्शियस हो गए थे। उन्होंने उस प्रूविंग से पहले अपनी वाइफ को पेन और पेपर देके बोला कि भैया तुम ऐसे बेड पे खड़े रहो मेरे साथ, और जो भी चेंज तुम्हें दिखे, जो भी चेंजेस तुम ऑब्जर्व करो, तुम बस इसमें नोट कर लेना। तो वो डिलीरियम और अनकॉन्शियस स्टेट के जो साइन एंड सिम्टम है, उसका भी क्रेडिट डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को जाता है कि उनकी वजह से ऐसे प्रूविंग के सिम्टम्स भी हमको मिल पाए और वो हमारी होम्योपैथिक लिटरेचर में ऐड हुए। और यही नहीं, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने जब लेकेसिस की प्रूविंग खत्म कर दी, तो उनके साथ एक सिम्टम तो था कि उन्होंने अपना लेफ्ट आर्म जो है वो पैरालाइज कर लिया फॉर लाइफ के लिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर एन एम चौधरी में से लेकेसिस को पढ़ोगे, तो उसमें एक चीज उन्होंने मेंशन करी है। एन एम चौधरी सर ने लिखा है कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को टाइट क्लोथिंग बियर नहीं होती थी पूरे उनकी पूरी लाइफ के लिए। लेकेसिस जैसे उन्होंने प्रूव किया अपने ऊपर, तो उनके अंदर एक सेंसिटिविटी आ गई फॉर टाइट क्लोथिंग। तो वो अपने शर्ट का बटन या कोई भी टाई और हाई नेक्स ऐसे पहन ही नहीं पाए अपनी पूरी लाइफ। इतना उनको सेंसिटिविटी डेवलप हो गया आफ्टर इट्स प्रूविंग। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नाउ इट्स पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ वेनम।
तो आप सबको पता है कि इट इज प्रोटियोलिटिक इन नेचर, और इसीलिए ये जो ब्लड है उसको इनकोagulable बनाता है। इनकोagulable मतलब कि उसको कोएगुलेशन नहीं होने देता, उसका जो प्लग फॉर्मेशन है, जो प्लेटलेट्स की वजह से प्लग फॉर्मेशन होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो हो नहीं पाती। तो ऐसे ही हमें इसके पेशेंट की डॉक्ट्राइन में क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखता है कि डिस्चार्जेस जो है वो फ्री होते हैं, स्पेशली हेमरेजिक डिस्चार्जेस। हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है कि स्मॉल वूंड्स ब्लीड प्रोफ्यूसली। तो ये सिर्फ फास्फोरस में नहीं है, ये लेकेसिस में भी है, क्योंकि लेकेसिस का जो वेनम है उसकी उसका पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है कि वो ब्लड को इनकोएगुलेबल बनाता है, तो क्लॉटिंग होने ही नहीं देता। हेंस वी सी हेमरेजिक डायथेसिस, वूंड्स ब्लीड प्रोफ्यूसली, और फ्रीली वो ब्लीडिंग हो ही जा रही है। और ये इसका वेनम का एक्शन क्या है, इट इज न्यूरोटॉक्सिक। और सबसे ज्यादा इसका जो एक्शन होता है वो होता है हमारी वेगस नर्व पे, जिसको हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। तो आप देखो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का जो एक पाथवे है वो गैस्ट्रिक ओरिजिन भी है, ठीक है, वो आपके लंग्स पे भी जा रहा है, और सर्कुलेशन मतलब आपके हार्ट से भी लिंक्ड है। तो इसके वैनम का जो एक्शन है वो सीधा आपका रेस्पिरेशन और आपका सर्कुलेशन को इम्पीड कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, एंड अल्टीमेटली पेशेंट डाइड। ब्राजील में जो सबसे क्विकेस्ट टाइम ऑफ डेथ है इसके बाइट के बाद, वो 15 मिनट्स रिकॉर्ड किया गया है एक 18-19 साल के बच्चे में, लड़के में सॉरी। तो इतनी जल्दी इसका जो वेनम है वो किसी की जान ले सकता है, तो कितना ये लीथल है। और लेकेसिस जो है वो थर्ड लॉन्गेस्ट विनमस स्नेक है इन द वर्ल्ड, थर्ड लॉन्गेस्ट विनमस स्नेक। अब हम आते हैं कि इसकी इसके जो हमें साइंस दिखते हैं एट द साइट ऑफ बाइट, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी क्लिनिकल एप्लीकेशन में ऑन द लेकेसिस। तो एट द साइट ऑफ बाइट हमें क्या मिला, एडिमा मिला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बाइट हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा तो स्वेलिंग एडिमा तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसके साथ और क्या आ रहा है, उसके साथ आ रहा है इकाइमोसिस, बिकॉज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ब्लूनेस है वहां पे, ब्लूनेस हमें दिखता है। सेम हम लेकेसिस की पैथोलॉजी में दिखते हैं, ब्लू डिस्कलरेशन, ब्लैक डिस्कलरेशन दिखता है कि नहीं हमें, बिल्कुल स्किन जो है उसकी स्किन का डिस्कलरेशन ब्लू, कोई अल्सर है उसकी सराउंडिंग का डिस्कलरेशन ब्लू, कोई रप्शंस है तो वो ब्लू, टंग भी उसकी हमें ब्लू दिखती है, इवन ब्लैकिश ब्लू टंग, जिसको हम जानते हैं लेकेसिस की टंग, जो पिक्यूलियर टंग है उसकी। फिर हमें क्या मिलेंगे, बर्निंग पेन्स, नेक्रोसिस, और अल्सर्स का इसका एक जो एट द साइट ऑफ बाइट है उसकी भी एक पिक्युलैरिटी है, उसका भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया है। क्या निकल के आया है कि अल्सर जो है वो सराउंडेड रहेगा स्मॉल पस्ट्यूल्स के साथ या स्मॉल वेसिकल्स के साथ। मतलब एक अल्सर है आप लगाओ, उसके सराउंडिंग में छोटे 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 पस्ट्यूल्स रहेंगे या वेसिकल्स रहेंगे। एक और इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है, बड़ा अल्सर is surrounded by small ulcers. So large ulcers are also surrounded by small ulcers. ये तो है ही कि minute pustules, minute vesicles हमें दिख रहे हैं, लेकिन large ulcers जो है they are also surrounded by small ulcers. तो ये सब चीजें हमें दिखती है पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, जैसा हमें पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन दिखा वेनम का और एट द साइड ऑफ बाइट, सेम डॉक्ट्राइन हम अपने क्लिनिकल एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं। पेशेंट में जब हम क्लिनिकली अप्लाई करते हैं मटीरियल को, तो उसमें भी हमें ये साइंस और सिम्टम मिलता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी एंड माइंड ऑफ लेकेसिस। सो लेट्स बिगिन इट्स विद इट्स फर्स्ट ट्रेट। यहां मैंने लिखा हुआ है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और इसके बाद मैंने जो है एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, बिकॉज काफी लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि सांप जो है, स्नेक जो है, दे आर वेरी शाय, दे आर वेरी टिमिड, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं लेकेसिस आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, वेरी वाइवेशियस, वेरी कम्युनिकेटिव। तो मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों डाला हुआ है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लेकेसेस आर इंट्रोवर्ट, कुछ कहते हैं लेकेसेस आर एक्सट्रोवर्ट। लेकिन मैं आपको एक बुक का रेफरेंस देना चाहूंगा इसमें। इट इज फ्रीक्वेंट इनकाउंटर्स बाय डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर। उन्होंने अपनी बुक में एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि लेकेसेस आर नाइदर इंट्रोवर्ट और नॉर ट्रू एक्सट्रोवर्ट। नाइदर इंट्रोवर्ट और नॉर ट्रू एक्सट्रोवर्ट। फिर क्या है, उन्होंने लिखा वहां पे दे आर सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं आपको एक अपने पेशेंट के उसके बिहेवियर और नेचर से बताता हूँ कि एक लड़की मेरे पास आई, वो 14 साल की है, और वो अपनी कुछ कंप्लेंट्स के लिए आई थी उसकी मम्मी, लेकिन उसका सारा कंप्लेंट जो थी उसकी मम्मी नरेट कर रही थी कि डॉक्टर इसको ऐसा कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसको भूख नहीं लगती टाइम से, ये सोती नहीं है, और इसके देखो एक्ने वगैरह हो रहे हैं। और वो लड़की जो थी वो कॉन्टिन्यूसली चुपचाप ऐसे बैठी हुई बस, और ऐसे ऐसे अपना बैठी हुई हूँ। अब मुझे लगा यार ये लड़की तो कुछ वो, अब मैं उससे पूछूं तो वो कह रहे हाँ, वो बस कहे हाँ भैया ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। तो मुझे लगा यार कि कैसे इससे सिम्टम कैसे निकाला जाए लड़की से, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, इतना इतना मतलब ये तो इंट्रोवर्ट है बड़ी, इतनी शाय रिजर्व बिल्कुल, और उसकी मम्मी चुप ही ना हो। क्योंकि उसकी मदर बहुत एंशियस रहती है ना अपने बच्चों की कंप्लेंट्स बताने के लिए, तो उसकी मम्मी इसको ये भी है बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही। तो अब नहीं बोल रही, और घर पे मेरे को सारा टाइम कंप्लेन करती रहती है। लेकिन उसकी मम्मी ने एक चीज मुझे बोला कि डॉक्टर ये ऐसी रहती नहीं है जैसी ये है, इसकी बातें सुन लोगे ना आप तो आप हैरान रह जाओगे कि जितना बोलती है, और ये चुप है अभी आपके आगे क्योंकि पहली बार आपसे मिल रही है, लेकिन इसकी आप बातें सुनोगे तो आप भी, आपका सर घूम जाएगा, इसकी इतनी बात करती है। मुझे लगा यार इसको पता नहीं आज सेकेंड लाइफ देके भेजना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सिम्टम तो ऐसा मिल नहीं रहा है। तो मैंने कोशिश करी फिर भी कि हम जैसे चीफ कंप्लेंट लेते हैं, उसके बाद ऐसे पास हिस्ट्री पे हम आए, फिर ऐसे फैमिली हिस्ट्री पे मैं जा रहा था। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बाद जैसे जैसे मैं फिजिकल जनरलिटीज पे आया, तो जैसे ही मैंने एपेटाइट से उसका डिजायर मैंने पूछना शुरू किया, सडनली पेशेंट 10-15 मिनट के बाद ऐसा उसमें सडन ऐसा ऑल्ट्रेशन आया उसके बिहेवियर में कि जो लड़की पिछले 10-12 मिनट से बहुत ही ज्यादा रिजर्व थी और इतना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं कुछ उसको समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या मैं इसको क्या सिम्टम इससे जानूं, और क्या मुझे बता भी पाएगी कुछ ये पहली बार में। और वो 10-15 मिनट मैंने पूछा आपको खाने पीने में क्या पसंद है, और डॉक्टर मुझे ना चॉकलेट बहुत पसंद है, डॉक्टर मेरे को चॉकलेट्स हो गए, मेरे को आइसक्रीम्स हो गई, लेकिन मम्मी खाने नहीं देती ना, आप मम्मी को बोलो ना मुझे सब खाने दे। आप मम्मी को बोलो, हर मेरा मेरा ना बहुत मन करता है ये सब, लेकिन मम्मी खाने नहीं देती। हाँ, मेरा मेरा फ्रूट पीने का बहुत मन करता है, मेरा मन करता है कि मैं पेस्ट्री बहुत खाऊं, मेरा मन करता है मैं आइसक्रीम बहुत खाऊं। डॉक्टर मुझे तो चॉकलेट भी ये वाली पसंद है, लेकिन मम्मी खाने नहीं देती ना, मेरे को बहुत पसंद है डॉक्टर, कुछ करो ना डॉक्टर। तो मैंने देखा कि पेशेंट जो था वो उसका इतना जल्दी उसका ट्रांजिशन हुआ कि अभी तो वो इतनी रिजर्व, और जैसे उसने मैंने उससे डिजायर की बात करनी शुरू करी और ऐसे ऐसे वो खुल गई धीरे धीरे मेरे से, उसके बाद उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। और उसके बाद वो मुझे बोल रही है, मुझसे मजाक कर रही है, और उसकी मम्मी मुझे बोल रही है फिर बाद में। मैंने कहा था ना डॉक्टर, इसकी बातें सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे आप। और थोड़ी देर में बाद में मुझसे ऐसे मजाक कर रही, मस्ती कर रही, कह रही डॉक्टर आप लोगे कौन पागल आ गई आपके पास, ऐसे वो मुझे स्टेटमेंट दे रही है। मुझे कह रही डॉक्टर आप भी कहोगे ना, कहो क्या पागल लड़के आ गए आगे बात देखो, कितना बोलते हैं। ये दिमाग में मेरे हिट कर गई कि अभी 10-15 मिनट पहले वो लड़की ऐसे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो सिम्टम देने को तैयार नहीं है, और वो चुप नहीं हो रही। तो ये ऐसे ही पेशेंट होते हैं जो पहले विजिट में आएंगे आपके पास तो बड़े कॉशियस रहेंगे, बड़े रिजर्व रहेंगे। सेकंड विजिट में आप देखेंगे धीरे धीरे ही खुल रहे हैं। तीसरी विजिट तक आते आते ये और यार यूर ऐसे और हाथ मिलाएंगे आपसे आके, और डॉक्टर साहब क्या हाल है, और आपको बोलने नहीं देंगे। ऐसे ही एक और पेशेंट का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। वो लड़की आई, वो पहली बार अपनी मम्मी के साथ आई, तो उसने मेरे को गिनी चुनी मतलब बहुत ही अपना सोच समझ के जवाब अपना वो दे रही मेरे को।
उसने मुझे सोच समझ के केस उतना बताया, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट चीजों को एक्सप्लेन करना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, और बिल्कुल ऐसे अपनी बातों को बिल्कुल लिमिट करना, ऐसे रिजर्व। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रिजर्व थी, लेकिन वो बिल्कुल टू द पॉइंट मेरे से बात करने चाह रही थी, जो भी मैं उसे पूछ रहा था सिर्फ उतना ही। ऐसे ही सेकंड विजिट हुआ तो वो मुझे थोड़ा, उसने मुझे अपने बारे में और बताया। जब वो मेरे पास तीसरी बार आई तो मैंने उससे बस, अभी मैं बोलना उसको मैं ये बोलने वाला था कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उसने मुझे ये बोलने में नहीं दिया। उसने कहा आप पहले मेरी सुन लो, मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे को वैसे हो रहा है, और मैं ये भी ऐसे मेरे को हो रहा है, ये मेरा बेटर हो गया है, ये मेरे को ऐसे नहीं हो गया है, और डॉक्टर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मौसम अभी चल रहा है ना, इससे मुझे थोड़ा अनईजी लगता है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे को घुटन हो जाता है इस वाले थोड़े दिक्कत में, तो मैं थोड़ा लूज कपड़े पहनने मैंने चालू कर दिए हैं, और डॉक्टर मेरे को, मैंने जिम भी अब चालू कर दिया, ये वो। तो सडनली मुझे अपने बारे में इतना सब एक्सप्रेस करने लगा, और मेरे बिना पूछे। उसने बोलने नहीं दिया। उसने मुझे आके सीधा बोला पहले आप मेरी सुन लो, पहले आप मेरी सुन लो, और उसके बाद फटाफट फटाफट बोलती गई। हालांकि मैंने उसको पहले ही लेक्सिस दिया हुआ था, क्योंकि उसकी जो केस था वो इन जनरल जो था वो लेक्सिस के ही फेवर में था, लेकिन ये पेशेंट ऐसे ही होते हैं, शुरू में आके कुछ ज्यादा आपको नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, या इनिशियल कॉन्वर्सेशन में आपको ज्यादा कुछ इनके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपको जान पहचान होंगे, थोड़ी आपकी बातचीत हो जाएगी इनसे, तो इनका असली रूप बाहर आता है, देन दे विल बिकम एक्सट्रोवर्ट। तो प्राइमरीली ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लाइक सल्फर, लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ऐसे आते कि लेने में घुल मिल गया, और डॉक्टर आप कैसे हो, बहुत बढ़िया, आपने काफी अच्छे आप लग रहे हो, काफी अच्छा आपका क्लिनिक है, मैं यहीं रहता हूँ डॉक्टर, मुझे फलाने शर्मा जी ने भेजा है आपके पास, और मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे आप, वो आपसे ऐसे बात करेगा, आते ही घुल मिल जाएगा, और जाके जाते भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा तो कितना मेरा, ऐसा लगता है कि बड़ा क्लोज वन है जैसे। बिल्कुल डिफ्यूज हो गया, फॉस्फोरस आते ही डिफ्यूज हो जाते हैं, सल्फर बड़े एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। लेकिन लेकेसिस का ट्रेट ही है ये, कि वो प्राइमरीली एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, वो सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसीलिए ये आप, ये अगर फोटो आप देखो तो कैसे ये लड़की जो है इसका, पहली अगर आप फोटो देखो तो इसके जो होठ है वो थोड़े ऐसे सिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, जैसे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सेकंड पिक्चर में जब आप देखो, थोड़ा सा इसके चेहरे पे जो है थोड़ा हंसी आई है, और थोड़ा ऐसे ये मिक्सअप होने की कोशिश कर, लेकिन तीसरी फोटो जो है बिल्कुल एक्सप्रेसफुल, फुली शी इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ कंप्लीटली। तीसरी जो इसकी फोटो है, तो ये इसका पहला ट्रेट है इसकी पर्सनैलिटी का, कि दे आर सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ओके, सेकंड इसकी पर्सनालिटी का जो ट्रेट है वो है, वो मैंने ऐसा दिया है कि जेस्टिंग, विटी एंड सार्कास्टिक है, इसको मैंने ऑब्लिक में डाला है। तो हम पहले जेस्टिंग को एक एक बार समझ लेते हैं। जेस्टिंग को ज्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जेस्टिंग का सीधा मतलब है कि टू मेक हेल्दी जोक्स, टू मेक लाइट जोक्स, बस। और इसका ना हमारे पास एक रूब्रिक भी है लैकेसिस में यूटिलाइज करने के लिए, कि हम सबको पता है लैकेसिस इज लोकेशियस, और ये सब वो आगे आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे जब लोकेसिटी में कैसी इसकी लोकेसिटी रहती क्या है। लेकिन लोकेसिटी में ना हमारे पास एक रूब्रिक है इसका, जेस्टिंग के साथ। लोकेसिटी, जेस्टिंग में, अब जैसे मैंने बताया कि वो पेशेंट शुरू में तो बोल नहीं रही थी, लेकिन बाद में मेरे साथ मजाक कर रही है, और बिल्कुल लोकेसिटी में वो बोले जा रही है, इधर उधर जा रही है, अपनी धुन में रहे, पूरे अपने धुन में बोलते हैं ये, और उसके साथ हंसी मजाक कर रही है। सो वी हैव ए रूब्रिक लोकेसिटी, जेस्टिंग विद। सो जेस्टिंग इज नॉर्मली हंसी मजाक करना, एक लाइट जोकिंग, है ना। तो अब हम आते हैं अगला, जैसे लिखा मैंने यहाँ विटी। विटी हम सबको हिंदी में पता है, इसका मतलब होता है हाजिर जवाब, जिसे हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत हाजिर जवाब है। लेकिन विटी हम वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के लिए या किसी पर्सन के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल विट का क्या मतलब हुआ। विट का मतलब है कि जब हम किसी की बात का जवाब दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारा विट यूज हो रहा है, विट इज इक्वल टू योर विजडम। विटी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब विजडम के साथ कोई बात कही जाती है, और एकदम उसको, उसका तर्क जो है वो एकदम दिया जाता है, हाजिर जवाब तो है लेकिन कोई बेतुकी बात नहीं। विट इज डिराइव फ्रॉम, विटी इज डिराइव फ्रॉम विट, मतलब विजडम, उसकी बात में कोई लॉजिक रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो सदगुरु है
इनका एग्जाम्पल कोट करूंगा, आप इनका कोई भी इंटरव्यू देख लो, इनको चाहे कोई किसी भी एंगल से घुमा फिरा के कोई जवाब, कोई सवाल कर दे, उसका जवाब ये बड़े विटी वे में देते हैं, लॉजिकल वे में देते हैं। इनकी बात के पीछे एक रीजन होता है, अपने विजडम को इस्तेमाल करके देते हैं। जवाब कपिल भी देता फटाफट तुरंत देता है जवाब कपिल, लेकिन उसकी उसकी बातों में कभी कभी लॉजिक नहीं होता, लेकिन सदगुरु की बात में लॉजिक है। तो विटी हम तब किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगे कि सामने वाला बंदा हाजिर जवाब तो है, लेकिन विटी वो तब कहलाएगा जब उसके उसके बात के जो पीछे है एक लॉजिकल रीजन होगा, एक उसका विजडम दिखाई देगा, किसकी बात में विजडम है, विजडम यूज किया है, तो विटी हम इस्तेमाल करते हैं। एंड तो लेकेसीज आर वेरी विटी, बहुत हाजिर जवाब होते हैं, बिकॉज दे आर, देखो स्नेक्स क्या है, स्नेक्स आर द सिंबल ऑफ विजडम। जैसे हम अपने वो बनाते हैं ना, अपने हमारे जो डॉक्टर का लोगो होता है उसमें दो स्नेक्स हैं, तो स्नेक्स ही क्यों इस्तेमाल किए, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ विजडम। विटी हम उस पर्सन को बोलते हैं, वो हाजिर जवाब तो है डेफिनेटली, विटी का मतलब हाजिर जवाबी, बट कुछ भी नहीं बोलना भाई, कुछ भी नहीं बोलना है, जो मुंह में आया नहीं बोलना, नहीं, उसके पीछे विट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब विजडम का इस्तेमाल हुआ है। सो दीज पीपल्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी विटी। और सदगुरु जो है उनको आप कह सकते हो कि वो जो है वो विटी की कैटेगरी में, ही इज इंटेलेक्चुअल एंड ही इज विटी। और लास्ट मैंने एक ऑब्लिक के बाद डाला हुआ है, दैट इज सार्कास्टिक। सो व्हाट इज सार्कास्टिक, व्हाट इज सार्केज्म, है ना। हम आमतौर पे ये देखते हैं, जो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात कर लीजिए, या जो आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, तो ट्रोलिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं होती। अगर कोई चीज आप डायरेक्ट किसी को बोल दो तो दैट इज नॉट सार्काज्म। सार्काज्म का मतलब ही यही है कि यू इनडायरेक्टली इंसल्ट समवन। आपने किसी को कोई बात बोली घुमा फिरा के, जिससे आप उसको इंसल्टेड फील करवाना चाहते हो, या ऐसा फील करवाना चाहते हो कि आप उससे सुपीरियर हो, आप उस वो आपसे थोड़ा कम समझदार है, तभी तो आप इनडायरेक्टली किसी को टॉन्ट करते हो सार्कास्टिकली। तो लेकेसिस में हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, इसीलिए मैंने कपिल शर्मा को यहाँ क्यों ऐड किया, मैं उसका रीजन देता हूँ। कपिल शर्मा इज सार्कास्टिक, सार्कास्टिक सदगुरु भी है, लेकिन कपिल शर्मा इज नॉट ओनली सार्कास्टिक, वो ऐसा लाइटली सार्काज्म नहीं करता। तो लेकेसिस के पास, तो हमारे पास रूब्रिक है एक लेकेसिस के लिए, कि दैट इज मॉकिंग माइंड, मॉकिंग सार्केज्म। तो इस रूब्रिक को मैं थोड़ा आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, जैसे एक मेडिसिन के साथ, कि अगर हम मॉकिंग में देखें तो बहुत सारी वैसे तो मेडिसिन है, लेकिन मॉकिंग सार्केज्म में बहुत सारी मेडिसिन फिल्टर आउट हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल प्लैटिना, प्लैटिना मॉकिंग में पड़ा हुआ है। मॉकिंग मतलब टू इंसल्ट समवन डायरेक्टली, ऐसा सीधा उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो प्लैटिना में ये है, वो यहाँ रहता है, वो तो यहाँ प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर साहब आपके पास इलाज है इसका, कभी आपने ऐसा कोई केस देखा है? दिस इज डायरेक्टली मॉकिंग समवन। आपसे हो जाएगा ये, डॉक्टर आपने कभी ऐसा पेशेंट देखा है लाइफ में अपनी? दिस इज व्हाट, दिस इज मॉकिंग समवन। लेकिन मॉकिंग सार्केज्म में प्लैटिना नहीं पड़ा हुआ उसमें, लेकिन लेकेसिस है, क्योंकि प्लैटिना को नीड नहीं है ना, इनडायरेक्टली किसी को टॉन्ट नहीं करता। प्लैटिना तो बिंदास है, मुंह पे बोलेगा, जो है किसी को इंसल्ट करना सामने मुंह पे, सीधा प्लैटिना मुंह पे बोलता बिंदास, सीधा ऐसा इंसल्टिंग। तो प्लैटिना पॉप मॉक्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ फेस, सीधा कास्टिंग पीपल ऑफ कंटेम्पचुअस। प्लैटिना इज लाइक दैट, लेकिन लैकेसिस इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करता है। किसी को अगर उसने टॉन्ट करना है तो वो इनडायरेक्ट वे में होगा। जैसे कि आपके पास पेशेंट आके कभी बोल सकते हैं कि, जैसे कुछ पेशेंट आके, एक बार मेरे को एक पेशेंट ने आके ऐसे बिल्कुल ऐसे सार्कास्टिकली बोला कि डॉक्टर ये मैं, अब आपने डायबिटीज की मेडिसिन तो दी है मेरी सास को, है ना, लेकिन ये दवाई जो है ये
आपकी दवाई तो मीठी होती है, तो इससे कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी? पता चले कि गए थे इलाज कराने और आ गए हैं ऐसे मौत लेके, गए तो थे ठीक होने और पड़ गए और बीमार। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी दवाई लेने से शुगर और बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो पेशेंट है, ये आपको भी सार्कास्टिकली कुछ बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे दिल्ली में बहुत सारी जगह है जिनका नाम ऐसे गांव वगैरह, उनका उनका जैसे एड्रेस का जो नाम है वो ऐसा हो सकता है कि नाहरपुर विलेज और ये सब, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि जैसे पेशेंट अब फोन करके बोले, और ऐसे अगर वो प्लेटिना है तो वो सीधा बोलेगा कि डॉक्टर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो, आपका क्लिनिक गांव में है क्या, मुझे गांव आना पड़ेगा दवाई लेने के लिए? लेकिन यहीं पे अगर हम मॉकिंग सार्काज्म देखें, तो लैकिसिस का इंडिविजुअल इसको इनडायरेक्टली कैसे बोल सकता है? अच्छा आपका क्लिनिक का एड्रेस क्या है डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलेगा यहाँ पे नाहरपुर विलेज में हमारा क्लिनिक है। तो ऐसा बोलता है कि मैंने तो सुना था दिल्ली शहर है"। तो देख रहे हो आप, बात उसने भी यही बोला है कि आप क्या गांव में प्रैक्टिस करते हो, आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो, और बात ये भी यही कहना चाह रहा है। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट वे लेता है अपने अपने सार्काज्म को एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरों को मॉक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपस में जो ग्रुप है, अगर कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, तो आपस में दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो जैसे अगर उसमें कोई ग्रुप में मोटा है, तो प्लेटिना सीधा उसको मॉक करेगा, इंसल्ट करेगा। लेकिन यही जो इनडायरेक्टली जो अप्रोच रहती है लेकेसिस, वो वो इस चीज को कैसे बोल सकते हैं कि लगता है सारे घर का खाना तू ही खा रहा है, और अगर कोई पतला है तो उसको इनडायरेक्टली उसको सार्कास्टिकली मॉक करेंगे वो, और खाना नहीं मिल रहा है तेरे को आजकल। तो दिस इज हाउ लेकेसिस मॉक्स सार्कास्टिकली। तो कपिल शर्मा भी यही करता है। कपिल शर्मा सिर्फ सार्काज्म नहीं करता है, वो पब्लिक को उठा के उनको रोस्ट करता है, मॉक करता है उनको। मॉकिंग इज, इट इज अ डीप इंसल्ट टू समवन। लाइक वो शुमोना को बोलता है उसके लिप्स के बारे में बहुत, कि तेरे होठ ऐसे, क्रिस गेल के साथ उसको कंपेयर करता है। तो कपिल शर्मा जो करता है दैट इज मॉकिंग सार्काज्म, नॉट ओनली सार्काज्म। दिस इज आई वांट टू शेयर। तो लेकेसिस जो है वो मॉकिंग सार्काज्म में, लेकिन प्लेटिना जो है वो सिर्फ मॉकिंग में, क्योंकि प्लेटिना को बिंदास मुंह पे बोलना आता है। प्लेटिना ऐसे इनडायरेक्ट इधर उधर करके नहीं बोलता, उसको जो बोलना है मुंह पे बोलना है, क्योंकि क्योंकि शी इज प्लेटिना, ही इज प्लेटिना। उसको कोई नीड नहीं है ऐसा इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करने की। बट लेकेसिस ऐसे सांप ऐसा करते हैं, बट दे इनडायरेक्टली अप्रोच, और इनडायरेक्टली वो ऐसा मॉक करते हैं, सार्कास्टिकली मॉक करते हैं, सीधा ऐसे जाके नहीं बोलते किसी को। ओके। नेक्स्ट जो इसकी पर्सनालिटी का ट्रेट है, दैट इज, मैंने इसको लिया है मेमोरी। हम सबको पता है लेकेसिस इनकी मेमोरी बड़ी क्विक होती है, बहुत एक्टिव मेमोरी होता है। तो इसमें एक एग्जांपल है ये कौटिल्य का। ये इसके बच्चे का नाम कौटिल्य है, और इसका अगर आप कोई इंटरव्यू देखें, कोई इसका शो वगैरह देखें, तो ही हैज ए ट्रेमेंडस नॉलेज एंड वेरी शार्प मेमोरी। लेकेसिस पेशेंट्स हैव वेरी शार्प मेमोरी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उनका जब मैं केस ले रहा था तो मैंने ऐसे रैंडमली उससे उनसे बस ये पूछ लिया कि आपकी मेमोरी कैसी है। ऐसे मैंने उनको एक रैंडम क्वेश्चन ऐसे पुट किया। तो उन्होंने बोला डॉक्टर कि मैं ना गफ्फार मार्केट में काम करता हूँ, तो वहां पे मैं ऐसे उनका सेल्स पर्सन हूँ एक, और मेरे अंडर जो है वो बहुत मेरे जो जूनियर्स हैं, जो और उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं, वो मेरे अंडर काम करते हैं। तो मेरे को ये याद रहता है क्योंकि हमारा जो गोडाउन है वो काफी बड़ा है, तो मेरे को ये याद रहता है कि कौन सा जो हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा जो हमारा चीज फैक्ट्री से बन के आई है, या जो हमने कहीं से होलसेल में माल उठाया है, वो किस ब्लॉक में जाएगा, किस बैच नंबर में जाएगा। उसका बैच नंबर अगर क्या है तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसको इस रो से इधर इधर वहां लगाना, वहां कोने में लगाना। और कोई भी अगर मुझसे अगर कोई पूछ लेता है ना कि फलानी फलानी जगह कहाँ है, तो मैं एकदम से बता देता हूँ भैया इधर उधर मत घूमना, वहां से जाके अंदर और ऊपर वाली उस जगह पे पड़ा हुआ है। उन्होंने मेमोरी में ये सब बिठा रखा है पहले से।
तो मैं इस चीज से लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने कहा लेकिन आपकी मेमोरी कैसी, ये सब चीजें तो आपने अडेप्ट कर ली होगी विद द टाइम और ये सब। क्या डॉक्टर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कहता है कि एक बार क्या हुआ कि हमारे ऑफिस में ना एक मिनी रजिस्टर है, ऐसा एक नोट, एक डायरी सी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर लिखे हुए हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डीलर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उसमें उनके नंबर लिखे हुए हैं जिनसे हमारा बहुत मोटी डीलिंग रहती है, हमारे बॉस की। तो एक बार क्या था, मेरे बॉस का फोन जो था वो घर रह गया, और बॉस को इमीडिएटली कुछ कॉल करना था किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को। तो क्योंकि हमारे उस पे लैंडलाइन है हमारी शॉप पे, तो मेरे बॉस ने बोला कि वो फलाना जो डायरी है हमारे पास, वो ले आओ कि ऐसे ऐसे नंबर है उसको, वो तो मैं मोबाइल जो है वो घर पे है, अब वो उसमें से देख के डायल करना पड़ेगा। तो उस दिन वो डायरी मिसप्लेस हो गई, वो डायरी मिल नहीं रही थी। तो वहां पे जो हमारे, जो मेरे नीचे जो वर्कर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं, बॉस ढूंढ रहा है, मालिक ढूंढ रहा है, ये सब, तो उन्हें मिला ही नहीं। तो मैंने उनको बोला, अरे भाई आप बताओ क्या काम क्या है, ये बताओ। तो उन्होंने बोला फलाने फलाने बंदे को कॉल लगाना है, वो मोबाइल घर पे रह गया है, अब जब तक वो मोबाइल आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले बोलते, लो नंबर लिखो। क्या डॉक्टर, मैंने उनको फटाफट फटाक से नंबर बोल दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब। कह रहा कि मैं उसका ही नंबर नहीं, उसमें जितने लोग हैं ना उस छोटी सी डायरी में, मुझे सबका नंबर ऐसे टिप्स पे याद है। मैं अपने मोबाइल में जो नंबर सेव करता हूँ ना, तो मैं ऐसे कॉन्टैक्ट में जाके कॉल डायल नहीं करता, मैं सीधा नंबर डायल करता हूँ। मुझे नंबर याद रहते सबके। तो यू सी हाउ क्विक एंड हाउ प्रिसाइज द मेमोरी ऑफ दिस पेशेंट इज। That is the memory. That is how the memory is quite active in lachesis. Very strong memory. Memory is very quick. They remember so much. एक पेशेंट है, एक पेशेंट क्या, मेरी एक फ्रेंड की मदर है। तो उस फ्रेंड की मदर का जब मैं केस लेता था, तो मैंने अपने फ्रेंड से ये पूछा कि मुझे थोड़े इनके बारे में बताओ, क्या आपको इनमें थोड़ा अलग लगता है, क्या थोड़ा इनकी बातें। तो बोलता है कि डॉक्टर, आपके और हमारे पास तो फोन है, और इसमें जो है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, फेसबुक और उसके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने रिमाइंडर्स लगा रखे होते हैं और वहां से नोटिफिकेशन आती है, तो हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स का पता चलता रहता है कि फलाने का बर्थडे किस दिन आ रहा है, आज फलाने की एनिवर्सरी है, आज उसका बर्थडे है, आज ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, आज उसकी शादी हुई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट जो है हमें फोन से ऐसे पता चल जाती है, अगर हम भूल भी जाए तो हमें ऐसे वो फोन ऐसा रिमाइंड करा देता है, नोटिफिकेशन आ जाती है हमें। ने कहा कि अरे मेरी मदर को किसी दूर के रिश्तेदार के भी अगर कोई बच्चा कोई जन्मा है ना कभी, तो उसका भी बर्थ डेट याद है। इनकी मेमोरी इतनी शार्प और स्ट्रांग है कि ये एकदम से कोई दिन चल रहा होगा, ऐसा बोलेंगे आज तो फलानी का बर्थडे है, उसको फोन में लाओ। और हम देखते हैं तो सही में उसको, उनके अकाउंट पे जाके हम देखते हैं तो फेसबुक पे सही में उनका बर्थडे होता है उस दिन। और इनके पास तो ऐसा कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, लेकिन इनको बिल्कुल एक्यूरेटली याद रहता है। ये बोल देंगे आज भाभी के बेटे का बर्थडे। और तो और रिश्तेदार छोड़ो, जो हमारे फ्रेंड्स है ना, पापा के फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चों के भी इनको बर्थडे याद रहते हैं। तो ये इनका अपने आप वो हो जाता है, आज ये दिन, अरे आज तो उसका बर्थडे है, और हमें याद ही नहीं रहता कुछ भी ये था। तो देख रहे हो आप कैसे मेमोरी इनकी कितनी शार्प और एक्टिव है। तो लेकिन के पेशेंट का एक ही पर्सनालिटी का ट्रेट है कि उसकी मेमोरी जो होगी इट इज वेरी शार्प। ओके, तो हम आगे चलते हैं अब। यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक आई थिंक। तो ये यहाँ पे ना दो रूब्रिक है, और आई मस्ट से तीन, कैलकुलेटिंग एबिलिटी फॉर एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर। इट इज क्वाइट सिमिलर, ये दोनों रूब्रिक एक लगभग एक ही है। क्विक टू एक्ट इज डिफरेंट। तो पहले हम कैलकुलेटिंग एबिलिटी फॉर और मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर को लेते हैं। ये दो रूब्रिक्स हैं, ये सिंथेसिस रिपर्टरी में या फिर कंप्लीट रिपर्टरी में, जो भी रिपर्टरी आप यूज करते हो उसमें आपको मिल जाएंगे होपफुली। तो इन रूब्रिक का जो इंटरप्रिटेशन है
एक तो वो बिल्कुल सेम जो मैंने इधर ये पिक्चर लगा रखी है, ये जो एक कार्टून कैरेक्टर है, ये कैलकुलेट कर रही कैलकुलेटर से, और ये नंबर डिजिट को प्लस माइनस डिवाइड ये सब कर रही है। सो दिस इज नॉर्मल नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रूब्रिक की। हम ऐसा पूछते हैं कई बच्चों से कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जी, तो बच्चे बोलते हैं जी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, कुछ बोलते हैं हमें मैथ बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि दिस चाइल्ड हैज ए एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, ए एबिलिटी फॉर कैलकुलेशन, मतलब उसका जो दिमाग है वो बड़ा कैलकुलेटिव है, एनालिटिकल है। तो जिन बच्चों की मैथ बहुत स्ट्रांग होती है वो हो सकते हैं लेकेसिस हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लेकेसिस ही है, बट लेकेसिस इस रूब्रिक में है। तो जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, दे कुड फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ लेकेसिस। लेकिन इस रूब्रिक का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी है। वो क्या है कि आप ये रूब्रिक देखो, कैलकुलेटिंग एबिलिटी फॉर, हाँ ये ठीक है कि आप गणित अच्छा कर रहे हो, जमा घटा सब कुछ आ रहा है आपको, मैथ बहुत स्ट्रांग है आपका, ये है इसका इंटरप्रिटेशन, ये एक है रूब्रिक इसका। बट दीज पेशेंट्स हैव सो मच एबिलिटी टू कैलकुलेट। अब वो कैसे, कि इन्हें पता है किस जगह कितना बोलना है, किस जगह पे जाके कैसे बिहेव करना है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि अगर मैं कोई शरारत कर रहा हूं स्कूल में, तो उससे एस्केप कब कहा मुझे वो चीज रोक देनी है और वहां से एस्केप कर देना है, ताकि मैं मेरा नाम ना है। इनको मतलब दे आर वेरी दे आर वेरी ग्रेट स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। उनको पहले पता चलता है अब मार्केट नीचे जाने वाला है, इतना इनका कैलकुलेटिंग एबिलिटी होता है। वो कहीं भी जाएंगे, दे कैन कैलकुलेट वेरी रैपिडली कि इस जगह से जहां मैं जा रहा हूं, यहाँ पे क्या खतरा हो सकता है, जहां भी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ कि मुझे किस चीज पे ध्यान देना है, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसका जो फेस का एक्सप्रेशन है, उसके जो वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज दे आर इंट्यूटिव ऑल्सो। तो दे कैन कैलकुलेट वेरी रैपिडली, और उसके हिसाब से ये एंटिसिपेट कर लेते हैं पहले, दे आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऐसे बंदों को हायर करती है कि आप सर सिर्फ आ जाओ, क्योंकि हमने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो हमने न्यू एम्प्लॉयज जो डिप्लॉय कर रहे हैं, आप सिर्फ आके उनका इंटरव्यू देखिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए। सो दे आर सो कैलकुलेटिव कि वो ये देख के बता देते हैं इंटरव्यू लेके कि ये बंदा जो है आपकी जॉब के इस कंपनी के लिए, ये इस तरीके का बंदा ये बिल्कुल सही है। So they can calculate easily. They can calculate the pros and cons of every situation so quickly. तो मैंने बोला कि these are very great stock market analyst. ओके, सो ये बहुत बढ़िया सेल्स पर्सन होते हैं। यू कैन कैलकुलेट सो क्विक। ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो कस्टमर आया है इसको मैं किस हिसाब से इससे डील कर रहा है, किस हिसाब का ये चीज मैं इसको बेच सकता हूँ, कैसे मैं अपना कमीशन कैसे ज्यादा कर सकता हूँ। अगर कोई सिचुएशन में इनको खतरा दिखता है तो दे कैन पहले से ये कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां से एस्केप कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे जो शरारत तो करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं आता कभी। तो नाम क्यों नहीं आता? बिकॉज दे कैन कैलकुलेट सो क्विकली, दे कैन जज सिचुएशन सो क्विकली, कि उन्हें पता है कि बस इतना मैंने कर लिया, इससे ज्यादा अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो मेरा नाम आ जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। और पकड़े कौन जाते हैं? उसके जो बाकी के जो दोस्त होते हैं, कैलकेरिया बेराइटा जो उसके दोस्त हैं। शरारत तीनों ने बराबर करी है, लेकिन ये फटाफट एस्केप कर रहे हैं because they have calculative ability for, plus they are very quick to act। समय नहीं लगा, इनके सारे जो एक्शंस हैं दे आर वेरी क्विक। अब ऐसा कैलकुलेट करके, इफ अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो वेस्ट ना। फलाने स्कूल में शरारत कर लिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका, बहुत बहाने आते हैं इनको, फटाफट दे कैन कैलकुलेट इन देयर माइंड 10 नंबर्स ऑफ बहाने, फटाफट एक एक बहाना खराब दूसरा तैयार है।
सिचुएशन से एस्केप करने की कैपेबिलिटी है, और क्विक टू एक्ट। इनके सारे एक्शंस बड़े क्विक होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इनकी जो स्पीच है वो बड़ी क्विक है, इनकी जो चलने की स्पीड है वो बड़ी क्विक है, इनके जो सारे एक्शंस है दे आर वेरी क्विक, दे आर क्विक टू एक्ट। ऐसे समय नहीं लगाते ये। सांप के ऊपर अगर ऐसा पैर गया तो वैसे समय थोड़े लगाएगा कि ऐसे घूम के आ रहा है फिर आपको ऐसे सूंघेगा जैसे डॉग है फिर काट लेगा ऐसे। इमीडिएटली he will open his fangs and bite, he will bite you, they are very quick to act। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल समय नहीं लगाते अपने डिसीजन लेने में। हाँ, लेकिन लेकेसिस इनडिसिसिवनेस में भी पड़ी है, ऐसी बात नहीं। बिकॉज लेकेसिस का जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो उसका जो स्पीच है वो हरिड, वो बहुत हेस्टी है, हरिड है, मेमोरी है बहुत एक्टिव है, क्विक है। स्पीड जो है हरिड है, वेरी लोकेशियस, स्पीड बहुत तेज है। बट लेकेसिस इज ऑल्सो देयर इन द रूब्रिक्स जहाँ पे स्लोनेस ऑफ स्पीच है, जहाँ पे मेमोरी बहुत वीक है, स्लोनेस ऑफ माइंड में भी लेकेसिस है। तो लेकेसिस इज डिसीजन क्विक ले रहे, क्विक टू एक्ट, बट इट इज ऑल्सो इन इनडिसिसिवनेस। तो दोनों फेस है लेकेसिस के साथ। ऐसा हमें फिक्स नहीं करना अपनी मेडिसिन के रिगार्डिंग। और यही मेरे को डॉक्टर जॉरी ने अपने क्लिनिक में, जैसे मैं उनके ज्वाइन किया जब मैंने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे रेपर्टरी का जब हम यूज करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि एक मेडिसिन के कितने एंगल्स हो सकते हैं, कितनी शेड्स हो सकती हैं जो हम कभी सोचते ही ना हो। और एम एल टाइलर ने भी ये लिखा है, इट इज ऑल्सो देयर इन स्लोनेस ऑफ स्पीच, अगर वो स्पीच हैस्टी में है तो। सो दे हैव tremendous capability to calculate any situations, to calculate any danger। अगर उसको किसी बंदे से खतरा लग रहा है तो दे कैन कैलकुलेट वेरी क्विकली एंड दे कैन एंटिसिपेट अकॉर्डिंगली। हाँ, ये है कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, बट इस रूब्रिक को ऐसे भी हम देख सकते हैं, उस बंदे में इतना एबिलिटी है कि वो सिचुएशंस को देख के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, ऐसे ब्लंटली ऐसे एक्शन नहीं ले रहा है कुछ भी। सो मैंने बोला दे आर वेरी गुड सेल्स पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने बोला फलानी चीज कितने की, दे आर क्विक ब्रेन, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, ये तो इतने, ये मुझे पता है ये फलानी इतनी चीज की। वो टैग भी नहीं देखते, उन्हें सब पता रहता है। वो बोलते हैं इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट के बाद कितना पड़ेगा, दे डोंट नीड एनी कैलकुलेटर। 20% डिस्काउंट है फलाना, फटाफट फटफट इतना डिस्काउंट, ये आपका जो अमाउंट होगा वो फाइनल अमाउंट ये होगा। ऐसा सोचा, फटाफट कैलकुलेट किया जाए, क्विक टू डिलीवर इट, क्विक टू एक्ट, वेरी क्विक टू एक्ट। क्विक टू एक्ट में कैंट रिपोर्टरी में सिर्फ दो ही मेडिसिन है, कॉफिया एंड लैकेसिस। They both are very quick to act because they both are very quick brain. Memory is very active. कॉफिया की मेमोरी बहुत एक्टिव है, कॉफिया भी क्विक ब्रेन है, एंड दे आर वेरी क्विक टू एक्ट, दे एक्ट वेरी क्विकली। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो चलने का हो, ऑल एक्शंस आर वेरी क्विक। स्पीड बहुत तेज होती है इसकी। और लेकेसिस की आपको पैथोलॉजी भी ऐसी दिखेगी। इफ यू रीड बोगस साइनोप्टिक की, उसमें 2-3 वर्ड शुरू के बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी रैपिड ऑनसेट, इंटेंसिफाइड सिम्टम्स। इफ यू रीड बोगस साइनोप्टिक की, उसके जो पहले 3 वर्ड है वो यही बताते हैं कि पैथोलॉजी बिल्कुल ऐसे रैपिड है, रैपिड ऑनसेट एंड इट इज इंटेंसिफाइड। तो पैथोलॉजी भी बहुत बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है इसमें। पैथोलॉजी की भी स्पीड बहुत तेज रहती है और पेशेंट की ओवरऑल जनरल स्पीड भी बहुत तेज है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। दिस इज another trait of its personality that Lachesis have very strong feelings। Strong feelings से मेरा मतलब ये है कि that they get attached so deeply, they have very strong feelings for the person they love and person they hate। प्यार करेंगे तो बेशुमार, नफरत करेंगे तो वो भी बेशुमार, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आइदर इन हेट और इन लव। सब प्यार करेंगे तो बिल्कुल ऐसा बेशुमार, पूरा जान लगा देंगे,
और नफरत करेंगे तो भी पूरी जान लगा देंगे, बीच में नहीं कुछ। तो जहां स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, these are the people who are very passionate about their loved ones. They have very strong feelings for their loved ones. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दे फील वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स अदर्स, बहुत डीप अटैचमेंट है। और उसकी वजह से क्या होता है, दे डेवलप पोजेसिवनेस। जैसे कि मैंने ये इधर एक, ये लेफ्ट में अगर आप देखें तो एक ये लड़की है, इसने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी कह लो आप, उसको ऐसे चेन से ऐसे ऐसा बांधा हुआ है, जैसे कि सांप ऐसे कुंडली मार के नहीं बैठ जाता। तो what it reflects that they are very they have very strong feelings, and it leads to possessiveness. Possessiveness कैसे कि because they have a fear कि ये मुझसे कहीं दूर ना चला जाए, तो they are very possessive about their loved ones. अपने जो पोजेशन है, पोजेशंस, उनके लिए बड़ा, उनके लिए बड़े उनके लिए बड़े पोजेसिव रहती है। जैसे कि ये गली बॉय की अगर आपने ये ट्रेलर देखा हो, तो इसमें ये जो रणवीर सिंह को कोई ऐसा, कोई बस में कोई लड़की कुछ ऐसा बोल रही होती, कोई ऐसा क्लोज आ रही होती, तो उसको ऐसे ये हिट कर देती है ये। तो ट्रेलर में इसको ये बोलता है कि तूने उस लड़की को ऐसे क्यों मारा। तो ये आलिया भट्ट आगे से बोलती है कि ऐसे में अगर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अगर वो ऐसे कुछ वैसे गुलू गुली करेगी या ऐसे क्लोज आएगी तो फिर क्या करेगी, मारूंगी ना उसको मैं। तो सच 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 ए लेवल ऑफ पोजेसिवनेस दे हैव। एक पेशेंट ने मुझे आकर बोला, डॉक्टर कैन यू प्लीज हेल्प मी। मैं कहा क्या हुआ बताओ। कह रहे दिक्कत मेरे को नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ को जब से उसकी डिलीवरी हुई है ना, फर्स्ट चाइल्ड जब से उसने डिलीवर किया है, हमारा जब से पहला बच्चा हुआ है, इस बात को 8 महीने हो गए आज, तब से उसमें पता नहीं क्या ऐसा चेंज आ गया है कि वो ना तो मुझे किसी से फोन पे बात करने देती है अपने सामने, मैं डॉक्टर अपने गली के बाहर तक नहीं जा सकता अकेला, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूं तो वो मेरे को कॉन्टिन्यूसली ऐसा फोन करके बोलेगी, या कोई ऐसा अगर मैं पास अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं तो ऐसे एक्सप्रेशन मुझे देगी कि कम कम नियर टू मी, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ, और ऐसे क्यों अपने दोस्तों के साथ लगे रहते हो तुम, मेरे साथ टाइम स्पेंड क्या करो। डॉक्टर मैं मतलब, उसने मेरे को एक तरीके से ऐसा कैद सा कर रखा है। आप लगा लो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाता घर में, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता अकेले, वो मेरे साथ चलेगी। मैं अगर देर रात में किसी का मैसेज पढ़ लूं तो वो मुझे पढ़ने नहीं देती, उसको लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उसको लगता है मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। तो दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर पोजेशंस। बट सल्फर भी अपने पोजेशंस के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है। सल्फर का जो जो पोजेशंस है वो इट इज टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर किस चीजों के लिए पॉजिटिव रहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है कि ये मेरा पेन है, मैं शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ, मेरी मेरी साइकिल है, मेरी साइकिल मत चलाओ, मेरी साइकिल मत छेड़ो, मेरी साइकिल को कैसे हाथ लगाया। जैसे ऐसे कोई अगर कोई बड़ा है तो मेरी बाइक पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए, मेरी जो बाइक है उस पर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, मेरी कार पे डेंट नहीं आना चाहिए, मेरी कार को हाथ कैसे लगाया। हाँ मैं तेरे को अपनी बाइक तो दे रहा हूँ, लेकिन याद रखियो कोई उसमें ऐसा कोई स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। जैसे वो हमने वो 3 इडियट्स में देखा था कि तुमने मेरी इतनी महंगी घड़ी जो थी वो खराब, उसको कोई मतलब नहीं है सल्फर को, उसको कोई मतलब नहीं है कि व्हाट आर योर फीलिंग्स, आपको आपको कैसा फील हो रहा है। अच्छा आप, सल्फर इज लाइक तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, वो पहले अपनी बाइक को देखेंगे, दोस्त गया भाड़ में, दोस्त को चोट लगी लगने दो, अरे मेरी बाइक पे डेंट पड़ गया, अरे मेरा मेरा हेडलाइट टूट गया, मेरा टेल लाइट टूट गया, अबे इंडिकेटर तोड़ लाया। वो ये नहीं पूछेंगे पहले भाई तेरे को तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, वो पहले पूछेंगे दोस्त का पैर छिल गया है, दोस्त की पैंट फट गई है, चोट लग गई, नहीं उसको उनको मत, वो नहीं दिखेगा पहले, वो बाद में देखेंगे उसको पहले।
उसको वो बाद में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, मेरा इंडिकेटर टूट गया है, उनको पहले बाइक की चिंता रहेगी, बिकॉज दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। तो कैसे वो जो थ्री इडियट्स मूवी में था, मेरी इतनी महंगी जो घड़ी थी मैंने लाके दी थी, वो तुमने घुमा दी। जो अगर वो जिस दिन उसकी शादी थी वो उसने उसकी शेरवानी जला दी, तो उसको उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या करीना कपूर को क्या फील हो रहा है। उसको बुरा लग रहा है कि वो, उसको कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, कि घड़ी तो है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ घड़ी से, क्या उसके लिए घड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर मटीरियलिस्टिक एंड दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर मटीरियलिस्टिक थिंग्स उनको। तो इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है, इनडिफरेंट टू वेलफेयर ऑफ अदर्स। उनको सामने वाले को क्या वेलफेयर, सामने वाले को क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके लिए सही गलत है, उससे कोई मतलब नहीं। सामने वाले को क्या फील होगा उससे कोई मतलब नहीं उनको। उनको बस अपने से मतलब है कि मेरी चीजों को कुछ नहीं होना चाहिए भाई। दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट materialistic things, but lachesis are possessive about their possessions which they develop due to strong feelings for their loved ones. So this is how we can simply differentiate between possessions of sulfur, which they are possessive about, and lachesis possessiveness. They are very possessive about their, छोटी अगर बहन है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के लिए पॉजिटिव है, उसको दूसरी लड़कियों से मिलने नहीं दे रही, उसको बड़ा ध्यान रखती है। ऐसे ही गर्लफ्रेंड है, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर बॉयफ्रेंड्स, उनको किसी से ऐसे जाने नहीं देती अकेले कहीं घूमने। वाइफ्स हैं, वो अपने हस्बैंड को जाने नहीं देती कहीं, जैसे उसका मेरे को हस्बैंड बोल रहा था कि मैं अपनी गली के बाहर भी नहीं जा सकता डॉक्टर अकेले, क्योंकि मैं जाऊंगा तो या तो मेरा कोई फ्रेंड मेरे साथ जाना चाहिए, तब इसको थोड़ी देर के लिए कोई शांति मिलेगी इसको, अदरवाइज ये मेरे साथ अगर कहीं जाएगी तो। और वहां भी मैं जहां जाऊंगा तो मैं सिर्फ इसी को अटेंशन दूं। अगर मैंने किसी और की तरफ देख लिया तो इसके मन में ऐसा ही आएगा, तुम तो मेरे साथ हो लेकिन तुम मेरे को अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। तो ये लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनके लिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसे डेवलप कर लेते हैं। फिर ये इनके मन में ये भावना आ जाती है कि तू मेरी दोस्त है यार, तू उससे बात मत कर यार, तू तू सिर्फ मेरे साथ बैठा कर। इतने हाई लेवल की इनके अंदर ये पोजेसिवनेस का ट्रेट होता है। So this is the trait of strong feeling and possessiveness